वेलकम बैक बेटे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, मतलब चैप्टर 2 है बेटा आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, ठीक है। बाकी सारे जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं उसके ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं और वो वीडियो अपलोडेड है, तो आप यूट्यूब पर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला कंपनी के बारे में, ठीक है। तो कंपनी के फॉर्म में आप बिजनेस करना चाहते हैं क्या, मतलब हम पहले ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, मतलब आपको कंपनी बनाकर अपने आप को जो है बिजनेस अगर करना है तो देखिए, कंपनी किसी के लिए भी सूटेबल कब हो सकती है कि कब ऐसा होता है कि भाई आपको ऐसा लगता है कि यार हमें तो कंपनी बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बेटा। जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस जो होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? लार्ज है। जब बहुत ज्यादा लार्ज बिजनेस स्केल पर आप बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर जब आप बिजनेस करते हैं, तो उस केस में फिर आप ये सोचते हैं कि बेटर है कि हम एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना ले या हम एक कंपनी बना ले, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, सेकेंड इज एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो बहुत वाइड हो। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन वाइड होने का मतलब जियोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है। आप उसके बेसिस पे भी बात कर सकते हैं कि जियोग्राफिकल जो एरिया होता है वो वाइड एरिया में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप फिर सोच सकते हैं कि हमें कंपनी फॉर्म कर लेना चाहिए। थर्ड है बेटा रिस्क है। रिस्क तो हर बिजनेस में है, ठीक है। आपने जितने भी पहले पुराने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, से फॉर एग्जांपल के लिए आपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, फिर आपने एचयूएफ के बारे में पढ़ा था, एलएलपी के बारे में। हर बिजनेस में रिस्क है बेटा। आप बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो रहना ही है साथ में, और बिना रिस्क के रिटर्न तो होता ही नहीं है ना। तो बेटा जब रिस्क की हम बात करेंगे और रिस्क अगर बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उस केस में भी आप क्या करना चाहेंगे? आप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना चाहेंगे जिसमें कॉर्पोरेट स्टेटस होता हो, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती हो, तो तब भी आप क्या करेंगे? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करेंगे। नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल और मैन पावर रिक्वायरमेंट है। जब बेटा पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इन द मतलब फंड्स की, पैसे का मतलब हमारी डे टू डे खर्चे की नहीं, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कंपनी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो जब क्या होता है, बहुत ज्यादा फंड्स की हमको जरूरत होती है, तो उस केस में भी हम कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। मैन पावर रिक्वायरमेंट है, आप बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि जब ये दोनों भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की और आपके मैन पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, तब भी आप कॉर्पोरेट फॉर्म में यानी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अब हमने पहले बेटा इसको थोड़ा सा कंपेयर करके भी हम पढ़ रहे हैं, हाँ आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले हमने पढ़ा था एक फॉर एग्जांपल के लिए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब आपने बोला कि उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कम हो सकता है। फिर एचयूएफ में कर्ता का जितना नॉलेज होगा बेटा, वो बाई एक्सपीरियंस उसने जितना भी गेन कर लिया वो ठीक है, अनटिल अनलेस वो प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड हो। तो क्या होता है कि हमने ये देखा था कि बाकी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपने इसके पहले पढ़े थे, ठीक है, उनमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने के चांसेस थोड़े से रिलेटिवली कम होते हैं। बट कंपनी के केस में जनरली हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट रखते हैं जो कि प्रोफेशनली उसमें वेल क्वालिफाइड लोग हो सकते हैं। तो ये भी जब आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन से, क्योंकि कंपनी जो ऑपरेट करती है वो तो डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है बेटा, ठीक है। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो एवर चेंजिंग होता है, तो कंपनी को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आगे जाकर कोई भी नए सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं तो उसमें कैसे डील करना है। तो एक है बेटा कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन से, तो उसमें ये रूटीन ऑपरेशंस होते हैं ये भी, और हमारे कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है अगर उसको इंक्रीज डिक्रीज करना है, चेंज करना है, तो उसके बारे में भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पर भी चाहिए। तो ये 1 to 6 में जो आपको ऑप्शंस दिए हैं बेटा, ये क्या ऑप्शंस हैं? ये वो ऑप्शंस हैं जिस केस में आप ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिजनेस हाई हो, एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो, रिस्क आप हाई बियर करना चाहते हैं, रिस्क हाई हो, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैन पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, फिर आपका क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन से। तो ये सब चीजें जब आपको ज्यादा चाहिए या वाइड चाहिए, तो उस केस में आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं या करना चाहिए। तब तक बेटा बीच बीच में थोड़ा सा मैं काम कर लेता हूं आगे वाली स्लाइड के लिए। अब बेटा ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये जाकर हम बात कर रहे हैं यहां पर कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को क्या बोला गया है, ठीक है। तो अपने आप को भी हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहेंगे बेटा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को क्या बोला गया है, देखिए
इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये डेफिनेशन दिए बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन क्या है ये लिखा हुआ है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है लॉ के थ्रू। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी तो बर्थ हुई है, आप पैदा हुए हैं बेटा, ठीक है, माँ बाप ने आपको पैदा किया है। कंपनी कैसे पैदा होती है? कंपनी किस हॉस्पिटल में पैदा होती है भाई? तो कंपनी किसी हॉस्पिटल में पैदा नहीं होती है। तो कंपनी किस तरीके से पैदा होती है बेटा? कंपनी का पैदा करना है ना, हाउ इट इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ बेटा। कंपनीज एक्ट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कंपनी वहां से फॉर्म होती है। तो इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है, लॉ के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आती है कंपनी। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी है, ये बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा कंपनी की, तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की विद परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते चलेंगे, वो हो सकता है ऊपर चले जाए, निकल जाए बेटा, निकल पड़ी उनकी, बट क्या होता है कंपनी तो फिर भी चलते रहेगी, ठीक है। कंपनी खुद का एक लीगल स्टेटस होता है। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कंपनी बेटा उसकी डेथ भी कैसे होती है? प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू ही होती है बेटा, ठीक है। तो लॉ के थ्रू ही वो बनती है, लॉ के थ्रू ही वो इट कैन कम टू एंड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसका अदरवाइज कंपनी का जो है परपीचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, सीईओ सीएफओ ये सब अदलते बदलते रहेंगे बेटा, हो सकता है कुछ निपट जाए, ऊपर चले जाए, बट कंपनी क्या है चलते रहेगी। और उसके बाद कॉमन सील की बात हुई है, एंड अ कॉमन सील। तो कॉमन सील के बारे में बेटा कुछ बाद में हम पढ़ेंगे, लॉ के अंदर इसको विड्रॉ कर लिया गया था कॉमन सील वर्ड को, जो है कि अब जरूरी नेसेसरी मतलब कंपलसरी नहीं होता है वो, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो डेफिनेशन दी हुई है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी है विद परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनीज एक्ट 2013 तो अभी अभी आया होगा, 2022 में ये वीडियो बना रहा हूं बेटा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बट इसके पहले क्या होता था? तो इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो इसका मतलब होता है कि कंपनीज के केस में कंपनी सिर्फ वही कंपनी नहीं कहलाएंगी, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है। कभी भी लॉ में अगर इस तरह का कोई अमेंडमेंट आता है तो उस केस में उसके पहले अगर कोई लॉ था उसके अंडर में जो कंपनीज थी वो भी इक्वली रेलेवेंट है। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 या उसके पहले कोई कंपनीज थी वो भी आज की डेट में क्या होता है, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में काउंट होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, हम आ चुके हैं फीचर्स पे बेटा। लास्ट वाली जो स्लाइड थी ना, वापस जाऊं ये जाके देखिए, ठीक है। तो लास्ट वाली जो स्लाइड थी वहां से हम फीचर्स पर आ चुके हैं। ये स्लाइड भी सेकंड जो है, थर्ड है, ये भी आपकी फीचर्स के बारे में है। अब देखिए कंपनी के बारे में लिखा है, इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बेटा मुझे आपको, आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम एक पर्सन है, इसी तरह कंपनी जो होती है वो भी एक पर्सन की डेफिनेशन में। अब बेटा बाई बर्थ तो नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है वो, तो किस तरह की पर्सन है? इट इज क्रिएटेड बाई लॉ, एक पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि इट इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, ठीक है। ये लिखा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है क्रिएटेड बाई क्या होता है? लॉ, और इसीलिए उसका एक लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि वो एक पर्सन है, कोई भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी किसी के साथ भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। ये दिया हुआ है बेटा। ये कंपनी क्या होता है? किसी को भी, कंपनी अपने खुद के नाम से किसी को भी स्यू कर सकता है, कोई और भी कंपनी को कंपनी के नाम से क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फीचर हो गया कि हाँ भाई सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का। फिर देखिए, इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडी क्यों कहा? हमने बोला ना कि उसको एक एक्ट के थ्रू हमने रजिस्टर्ड करके बनाया है, तो उसका मतलब उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड है थ्रू लॉ। तो कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है कहां पर? कंपनीज एक्ट में होती है, इसलिए उसको एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या स्टेटस मिल जाता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। इसके बाद क्या होता है बेटा? कंपनी जो होती है, हम ये पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होता है? ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगी? तो कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स क्या है? मेंबर्स। उसके जो मेंबर्स बनते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको जनरली हम शेयर होल्डर्स के नाम से भी जानते हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा बेटा, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा कंट्रीब्यूट कर रखा है, कंपनी जब भी एसेट खरीदती है तो कंपनी अपने नाम से एसेट खरीदती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, कंपनी की एसेट कंपनी की होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स की नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। तो नीचे लिखा है प्रॉपर्टी परचेज आउट ऑफ द कैपिटल बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट इट्स क्या होता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जो मेंबर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें? कंपनी में।
कंपनी को हमने बनाया क्यों था, कंपनी को क्यों बनाना चाहते थे, हमको ह्यूज कैपिटल चाहिए था। तो बहुत से लोगों को हमने इनवाइट किया होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं बेटा मैं, किस लिए, शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और वो जब शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो कंपनी के पास जो पैसा आता है, फिर कंपनी उससे अपने क्या कर रही है, असेट को खरीद रही है। तो कंपनी वो असेट किसके नाम से खरीद रही है, खुद के नाम से, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है कैपिटल इज डिविजिबल इनटू क्या होता है, शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है बेटा वो करोड़ में होता है। ठीक है, तो कंपनी का कैपिटल जो होता है वो करोड़ में होता है। मैंने ये नहीं बोला है कि आप लैक्स में कंपनी नहीं बना सकते बेटा, ठीक है, बट जनरली जब हम कंपनी बनाते हैं तो एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बड़े बिजनेस के फॉर्म में, आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। हमने कहीं पर यह भी पढ़ा है कि आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए या पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में बिजनेस, बाद में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। पहले छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए और बाद में उसको बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको लीगल स्टेटस दे दीजिए, कॉर्पोरेट स्टेटस दे दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम से पहले कंपनी के फॉर्म में ही बिजनेस को स्टार्ट करें। ये चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, अब देखिए, तो कैपिटल इज डिविजिबल इनटू क्या है, शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो ह्यूज कैपिटल होता है बेटा, वो किस में डिविजिबल होता है, वो शेयर्स में डिविजिबल होता है। ठीक है, अब कैपिटल जो है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है। अब बात आती है कि फिर वो जो एक शेयर होता है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज एन इनडिविजिबल यूनिट। ठीक है, एक शेयर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज इनडिविजिबल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वो अमाउंट इन्वेस्टर से टुकड़ों में मंगाया जा सकता है बेटा, ये आप अकाउंट्स वगैरह में पढ़ेंगे, बट वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम बोलते हैं कि दैट इज एन इनडिविजिबल यूनिट। कौन, एक शेयर की बात कर रहा हूं बेटा, टोटल शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल शेयर कैपिटल क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हैं। अज्यूमिंग मतलब क्या, टेकिंग अ फेस वैल्यू कि मुझे एक कंपनी को एक शेयर कितने रुपीस का रखना है, वो दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। कंपनी क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक शेयर 10 रुपए का रखना चाहती है, तो जितना भी कंपनी टोटल शेयर कैपिटल रखना चाहती है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल जो है वो 100 रुपीज का एक शेयर रखना चाहती है, तो जो भी शेयर कैपिटल होगा उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने रखने हैं कंपनी को, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो डेप्थ में फिर क्या होता है दूसरे चैप्टर या अकाउंट्स वगैरह में है। अभी तो आपने सिर्फ इतना समझना है कि ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल होता है जो करोड़ में हो सकता है, वो करोड़ में जो कैपिटल होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स में। डैश 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 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ डैश ईच, समझे आप, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, समझ गए, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो एक शेयर होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ इनडिविजिबल यूनिट, वो दैट इज नॉट फर्दर सब डिवाइडेड मतलब है। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्मॉल डिनोमिनेशंस में होता है, दैट में बी 10, 50 और क्या होता है 100। अब बेटा अभी ये मैंने सोचा था इस स्लाइड के साथ क्या होता है, मैं आपको बीएससी या एनएससी की जो साइट है उसको मिक्स कर दूं। ठीक है, हुआ तो मिक्स कर दूंगा और नहीं भी हुआ तो अभी आप समझ लीजिए, वो बीएससी एनएससी की वेबसाइट को लेकर मैं कभी अलग से आपको डिस्कशन कर दूंगा शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो शेयर होते हैं उसको हम स्मॉल डिनोमिनेशन में रखते हैं। वो एक शेयर 10 रुपए का भी माना जा सकता है, डिपेंड करता है कंपनी को वो करना है बेटा, वो तो अज्यूम करके कितने का रखना है कंपनी अपने हिसाब से रखेगी, 50 रुपए का भी हो सकता है, 100 रुपए का भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया कि भाई कैपिटल इज डिविजिबल इनटू क्या है, शेयर्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। अब हम जब ये लेक्चर पढ़ रहे हैं बेटा, आपको ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, तो ये लेक्चर जब मैं आपको दे रहा हूं तो उस केस में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बेटा पब्लिक कंपनी, हम प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो आप लॉ में जब पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कोई आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वहां पर लिस्टेड नहीं है बेटा, वहां पर उनकी दिन में कोई ट्रेडिंग परचेस सेल वहां पर नहीं होती है। तो हम जो बात कर रहे हैं यहां पर वो बेसिकली पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी के केस में बेटा उनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के पहले भी मैंने कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदे और कुछ कंपनी के शेयर्स बेचे, फिर टाइम निकाल कर ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके साथ। तो मतलब क्या होता है, मैंने अगर आपको बोला कि थोड़ी देर पहले मैं कुछ शेयर्स खरीद चुका हूं या बेच चुका हूं, मतलब क्या होता है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है ना, तभी तो मैं खरीद चुका हूं, तभी तो मैं या फिर किसी कंपनी के शेयर्स में बेच चुका हूं। ठीक है, बट प्राइवेट कंपनी कैसे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं है, तो उसको मुझे पता ही नहीं है, तो उसके शेयर तो मैं डायरेक्टली खरीद बेच नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के केस में द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर इजीली ट्रांसफरेबल है। शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चले।
अब देखिए नेक्स्ट राइट जो है वो है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। अब आपको ऐसा लगेगा, अगर मैंने पुराने वीडियो सुन रखे हैं तो फिर आपको ये लगेगा हाँ सर ये तो हमें आता है, हमको पता है कैसे पता है। ओपीसी 1% कंपनी जो होता है उसमें भी होता है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है वहां पे भी, तो एलएलपी वगैरह के केस में आपको पता है कि परपीचुअल एग्जिस्टेंस तो वहां पर भी होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस चलता रहेगा। इवन क्या होता है कि आपके ज्वाइंट हिंदू फैमिली के जब तक सारे किसी के नेचुरल कैलामिटी में सारे एक साथ ना चले जाएं ऊपर, तब तक वो भी चलते रहता है। तो कंपनी के केस में भी है, उसका परपीचुअल क्या होता है, सक्सेशन होता है। हम ये पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में कि कंपनी की सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, वो एक पर्सन है, लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में आता है और लॉ के थ्रू ही वो खत्म हो सकती है। मतलब क्या होगा कि कंपनी जब सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी चलते रहेगी बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स है वो आते जाते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सेपरेट एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है चेंज इन इट्स मेंबरशिप ड्यू टू, ये लिखा है ना बेटा, डेथ इंसॉल्वेंसी, मतलब मेंबर्स की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ये सब हो जाए, बट क्या होता है नए मेंबर्स आ जाएंगे, चलते रहेगा, बिजनेस चलते रहेगा, कंपनी चलते रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट फीचर है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी का अगेन मीनिंग वही है। अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया कि मैंने थोड़ी देर पहले किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के बेचे भी हैं, मान लीजिए खुदा ना करे कल क्या होता है कि वो कंपनी जो है वो दिक्कत में आ जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में अगर मैंने उनके जो शेयर्स खरीदे हैं वो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, वो शेयर के बदले का पूरा पैसा अगर मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, तो कंपनी के क्रेडिटर्स मेरे घर नहीं आ सकते बेटा घंटी बजा के कि लाओ सर और पेमेंट कर दो, हमारा पेमेंट नहीं कर पाई है कंपनी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऐसा हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकता है, जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी क्या होता है, ये नहीं होता है, और ये चीज यहां पर भी नहीं होती। कंपनी के केस में भी लायबिलिटी आपकी क्या होता है, लिमिटेड होती है। किसकी, शेयर होल्डर्स की। देखिए क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। नो शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, उससे ज्यादा किसी भी शेयर होल्डर को नहीं बोला जा सकता है कि आप दीजिए। अब अगर बाई चांस थोड़ा बहुत आप कहीं अकाउंट्स पढ़ लिया हो आपने, तो आप ये मत बोलना कि सर वो तो 10 रुपए का शेयर होता है, 200 में भी तो इश्यू हो जाता है, वो तो प्रीमियम है बेटा। ठीक है, बट क्या होता है, प्रीमियम आपने इनिशियली वो शेयर लिया था 10 रुपए का 200 रुपए में, तो मतलब आपने 190 रुपए उसको प्रीमियम दिया था। बट अगर आप उसका 10 रुपए दे चुके हैं ना वो फेस वैल्यू का, तो अब तो कभी भी कंपनी को जरूरत होगी तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मांग सकती ना, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू का आपने टोटल पेमेंट पहले ही कर दिया था। तो आप जब भी कंपनी जो होती है वो आपसे कभी भी फेस वैल्यू के ज्यादा डिमांड नहीं कर सकती, अगर कंपनी लिक्विडेशन में भी जा रही होगी तो। आगे, एट द मोस्ट द शेयर होल्डर में बी आस्क्ड टू पे द अनपेड वैल्यू, ये लिखा है ना आपको अनपेड, कि 10 रुपए का एक शेयर था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, अब कंपनी ने सिर्फ अभी तक आपसे 8 मांगा था, तो फ्यूचर में जाकर अगर कंपनी को कभी कोई दिक्कत हो जाए तो वो आपसे वो 2 रुपए बचा हुआ जो है वो मांग सकती है, और आपको वो देना भी पड़ेगा। ठीक है, वो देना भी पड़ेगा। सर नहीं देंगे तो क्या होगा, वो सब अकाउंट्स में देखेंगे ना बेटा, अपन ये लॉ में पढ़ेंगे कि नहीं देंगे तो क्या होगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हाँ सर, लायबिलिटी जो होती है वो क्या है, लिमिटेड होती है। ठीक है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है बेटा, जो शेयर होल्डर्स मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखिए लिखा है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहां पर, आप ध्यान से समझिए बेटा। आप किसी सिटी में बैठे हैं, मैं किसी और सिटी में बैठा हूं, और जिस कंपनी के आपने भी किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मैंने भी मान लीजिए उसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, और कंपनी का जो ऑफिस है बेटा, कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो फॉर एग्जाम्पल किसी मेट्रो में, हम नॉन मेट्रो सिटी में बैठे हैं सपोज, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट हम तो नहीं देख पा रहे हैं ना भाई। कंपनी का जो मैनेजमेंट होगा वो कंपनी का मैनेजमेंट तो हम नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि बेटा शेयर होल्डर स्कैटर्ड है। ये फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है मैंने, शेयर होल्डर्स जो है वो आपके वो पूरी इंडिया में स्कैटर्ड है। अगर वो पूरे इंडिया में स्कैटर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा कि वो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट देख सके। अब वो शेयर होल्डर्स अगर कंपनी का मैनेजमेंट बेटा नहीं देख पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है भाई, उनको मैनेजमेंट अपॉइंट करना पड़ेगा ना। तो हम जब पढ़ते हैं कि कंपनी के केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती है, तो ये सब काय के लिए होते हैं, और मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम अपॉइंट करते हैं कंपनी में, तो वो भी क्यों होता है, तो वो बेटा इसीलिए होता है कि हम वहां पर मैनेजमेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर स्कैटर्ड है, ये लिखा हुआ है।
इसके कारण क्या होता है, दे कैन नॉट मैनेज द कंपनी है। जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट में जाके देखिए, देन दे इलेक्ट सम पर्सन से अमंग देमसेल्व्स टू मैनेज द एंड एडमिनिस्टर द कंपनी। तो कंपनी को मैनेज या एडमिनिस्टर करने के लिए फिर वो अपने भी, इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक जो है वो बिहेवियर जो है कंपनी में होता है। These elected representatives of the shareholders are individually called, क्या होता है, डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। और वो डायरेक्टर्स मिलकर क्या बन जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाता है। इसलिए लिखा ना, कलेक्टिवली दिस इज नोन एज क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की फंक्शनिंग के और मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बाकी सारे शेयर होल्डर्स के बिहाफ में कि ठीक है चलो हम कंपनी संभालेंगे और उसका मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब क्या होता है, इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। पहले सोचा था कि कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बना दूंगा बेटा इस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे, बट मैं देख रहा हूं कि टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसकी जगह हम उसको 2 वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेकंड वीडियो इसके ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कंपनी वगैरह जो होती हैं और उसके मेरिट्स डीमेरिट्स होती है ना, तो इनके लिए बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। सेकेंड वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज बेटा। ओके, बाय बाय।